नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आज की क्लास में बात करने वाले हैं साथियों, हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की क्लास की बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर यह एनसीईआरटी बेस्ड आपकी क्लास रहेगी। ये क्लास नंबर 10 है बाई जायसवाल सर। प्रत्येक क्लास में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं और इस क्लास में भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और इसके पहले भी क्लासेज हम 9 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे आपको ऑलरेडी यहाँ लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है शिक्षकों का परिवार है। और जल्दी नोटिफिकेशन भी आने वाला है, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारी कीजिए, इस बार टीटी एग्जाम को क्रैक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न की, जो पिछले क्लास का मॉक क्वेश्चन था। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। देखिए, आप सभी परिचित हैं, हमारे देश में जो है निम्नलिखित स्थानों में से देखा जाए कौन सा जो ठंडा रेगिस्तान है वह सभी जानते हैं। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करेंगे। बी ऑप्शन जिन्होंने कमेंट किया था, बहुत बहुत धन्यवाद बी ऑप्शन को कमेंट करने के लिए। लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख भारत के किस राज्य पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य पर स्थित है। जायद कृषि किस ऋतु तक होती है? जून से सितंबर, अप्रैल से जून, अक्टूबर से जनवरी या दिसंबर से फरवरी। पिछले क्वेश्चन में हमने रबी की फसल, ठीक है, खरीफ की फसल, जायद की फसलें में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी बात की थी, लेकिन आज हम डिटेल के साथ जानेंगे, क्योंकि यहाँ से फसल से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो, चाहे जायद की फसलें हों। देखिए, जायद की जो फसलें होती हैं, जो जायद कृषि होती है, वह रबी और खरीफ की फसलों के बीच में की जाती है। अर्थात जो गर्मी का महीना होता है, हम बात करेंगे अप्रैल से जून वाला महीना, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। देखिए, रबी की फसल की बात करें, समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है, जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर अक्टूबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। उसी प्रकार खरीफ की फसल का समय जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। और प्रमुख फसलें कौन है खरीफ की? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, ठीक है। तो जूट और मूंगफली ये भी आपके खरीफ की फसलों में आती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में, बारिश के मौसम पर बोई जाती है, वह है खरीफ की फसल। जायद की फसल का समय क्या होता है? मार्च से जून तक की फसलें की बात करेंगे, जिसमें मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तीसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। चैप्टर वाइज हम यहाँ पे क्लासेज के क्वेश्चन कर रहे हैं। जी हाँ, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पर पाई जाती हैं? तो सभी परिचित होंगे, प्रशांत महासागर की बात करेंगे। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आता है। ज्वालामुखी पर्वतमाला से ही 90% भूकंप आता है। जी हाँ, कहाँ से 90% भूकंप आता है? आपके ज्वालामुखी पर्वतमाला से ही आता है, जिसमें लगभग 81% भूकंप सबसे बड़े होते हैं। तो खतरनाक ये ज्वालामुखी पर्वतमाला है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है तो आपका एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन आप सभी का, आप सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत करते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने मन में ठान लिया है टीटी एग्जाम को क्रैक करने का, तो आप इसी में आपकी आधी जीत, 50% आपका सिलेक्शन यहीं से होता है। मन में ठानना बहुत ज़रूरी है, मन में आपके दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा आपसे, इस परिवार से यही शेयर करूँगा, मेहनत करो, कभी मत रुको, हालात कैसे भी हों। और किसी के सामने झुकना नहीं है शिक्षा के अलावा, केवल शिक्षा के सामने, क्योंकि शिक्षा झुकने की बात नहीं है, शिक्षा शेयर करने की बात होती है। क्योंकि कलम और शिक्षा, जिसके पास शिक्षा है वह सब कुछ है, जो ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ पा सकता है। सर्वप्रथम यहाँ पे शिक्षा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है, कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर अवस्थित? आपके सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज पर स्थित है? देखिए, जब भी कोटोपेक्सी की बात की जाती है, एक जागृत ज्वालामुखी
के अवस्थित होने की बात की जाती है, एंडीज पर्वत की बात की जाती है। सी ऑप्शन सही कर लेना है। ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, एंडीज की बात करेंगे, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। पांचवा प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन आपको अटपटे लग रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट तैयारी चल रही है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, पूरा आपके चैप्टर वाइज क्लासेज के क्वेश्चन कर रहे हैं। साथियों, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद कभी नहीं है, ये आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। उसे किस नाम से जाना जाता है या उसे कहा जाता है? सिंडर कोन, मोरेन, लावा या विलुप्त ज्वालामुखी। देखिए, हम सिंपल साधारण भाषा में ये जानते हैं कि जिसके फिर से फूटने की उम्मीद न हो या आखिर वह विलुप्त में आ जाएगा। ठीक है, जिसके फिर से फूटने की उम्मीद ना हो, मतलब जो दोबारा नहीं आ सकता वह विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन की बात करेंगे, विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण होती है? कल हमने काफ़ी सारे चट्टानों के बारे में बात किया, आपके अग्नि चट्टानों की बात की, अवसादी चट्टानों की बात की, ठीक है, संगमरमर की बात की। आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठोसीकरण से। जी हाँ, जो लावा के ठोसीकरण से जो चट्टान बनी होती है वह अग्नेय है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, मैग्नेटाइट है। देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि हमने कल क्लास में क्वेश्चन भी किया है कि ज्वालामुखी के लावा से बनने वाली जो चट्टान होती है अग्नेय की बात कर रहे थे हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ा दूसरा है। कंडीशन है कि पिघले लावा के ठोसीकरण से जो बनी चट्टान होती है वह हमारी चट्टान बेसाल्ट चट्टान कहलाती है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान का जो निर्माण है क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ऊपर आकर ठंडा होने से बनता है। अग्नेय चट्टान किस प्रकार होती है? रवेदार होती है, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अग्नेय चट्टान रवेदार होती है और अग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात इन्हीं का निर्माण आपका होता है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है सभी परिचित होंगे, माउंट केटू की बात करेंगे। जी हाँ, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 86 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? नेपाल देश पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 88-48 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन माउंट केटू, इनको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है माउंट केटू को। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपके गॉडविन ऑस्टिन, जो लगभग 88 मीटर के आसपास है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का एक भाग है और ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण से पहले हो चुका था। ठीक है, ट्रांस जो है हिमालय क्षेत्र का निर्माण से हिमालय से पहले हो चुका है और इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियां लद्दाख और आपके जास्कर भी शामिल हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है। काफ़ी सारे प्रश्नों को हमने डिटेल के साथ यहाँ बात किया। अब बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का जो निर्माण है वह हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज स्थलाकृति, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात? देखिए, आपने देखा हो, चाहे हम सी-टेट की बात करें या अदर स्टेट टेट एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ था। यू आकार, वी आकार की घाटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, यू और वी दोनों के बारे में। देखिए, जब भी स्थलाकृति का बात की जाए, हिमानी की बात की जाए, तो आपको क्या करना है? यू आकार की घाटी की बात करेंगे। जी हाँ, यू आकार की घाटी की बात करेंगे। जब भी स्थलाकृति के निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है वह आपका है यू आकार की घाटी। भी ऑप्शन को सही कर लेना है। ठीक है, और जो वी आकार की घाटी होती है इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर के आधार पर किया गया है और इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों द्वारा होता है। तो वी आकार की घाटी का निर्माण किस प्रकार की नदियों द्वारा होता है? युवा नदियों के द्वारा होता है। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या नेपाल का भाग है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए, माउंट एवरेस्ट जो भाग है आपके किसका भाग है? नेपाल का भाग है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन पे डिटेल के साथ बात किया था। ठीक है, इसलिए कहते हैं
प्रत्येक प्रश्न का डिटेल के साथ डिफिनेशन करते हैं ताकि आने वाली क्लासेज आने वाले क्वेश्चन आपके लिए आसान हो सके। माउंट एवरेस्ट का एक भाग नेपाल का है और एवरेस्ट अर्थात माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई 8900 मीटर लगभग, यानी कि 88-48 मीटर। तो 8900 मीटर आ जाए तो घबराइएगा मत, ठीक है। अगर 88-48 नहीं आता है तो लगभग यहाँ पे सन्निकट मान की तरह 8900 मीटर आपका आ जाता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। चलिए प्रश्न भी आप उन्हीं से रिलेटेड है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन क्या है। कि माउंट एवरेस्ट के बारे में हमारा पहला ही कथन सही अभी हमने पढ़ा कि यह नेपाल का भाग है और उसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 8900 मीटर के आसपास है, ठीक है। जब आपका 8848 न दिया हो तो सन्निकट हम क्या मान लेते हैं, 8900 मीटर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है। देखिए सभी परिचित होंगे कि माउंट, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात भी किया है कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह समुद्र तल के जितनी ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई कितनी मानी गई, 88-48 या फिर आपका 8900 मीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। कई तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, इसलिए हम तोड़ मरोड़ के प्रश्न को डिफिनेशन लेके आते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। क्योंकि आपका सपना, आपके माता पिता का सपना, जो ड्रीम्स है टीटी एग्जाम को फतेह करना, वो यहाँ पे 101% पक्का होगा। कितनी बात करेंगे, 101% पक्के की बात करेंगे। बशर्ते आपको प्रत्येक क्लास डेली क्लासेज अटेंड करना है, आने वाले प्रैक्टिस सेट को अटेंड करना है, आने वाले मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर को अटेंड करना है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। सभी परिचित हैं, हम बात करेंगे तिब्बत के पठार की। जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका तिब्बत का पठार है। इसकी ऊंचाई जो लगभग 4500 मीटर या 14,800 फीट बताई गई है। तिब्बत का पठार मध्य एशिया पर स्थित है एवं एक ऊंचाई वाला पठार है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। परतदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। देखिए हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं तो हिमालय पर्वत जिस प्रकार के पर्वत का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वह आपका परतदार पर्वत। जी हाँ, हिमालय पर्वत को हम किस प्रकार के नाम से जानते हैं, परतदार पर्वत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। जी हाँ, भारत का ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया बताइए जहां पर भूस्खलन की घटनाएं अक्सर होती हैं। उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी या उत्तरी घाट की बात करेंगे। अभी देखिएगा, हिमालय की बात कर रहे थे, भूस्खलन की बात करेंगे। एक वीडियो भी आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, जस्ट कल शाम को ही देखा था। भूस्खलन की घटनाएं जो अक्सर हिमालय इलाके पर देखी जाती है। तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे है। आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है, आइए समझ लेते हैं। नंदा देवी जो चोटी है आपके किस राज्य पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या सिक्किम की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ, नंदा देवी चोटी की बात करेंगे। चलिए सभी कमेंट कीजिएगा, नंदा देवी चोटी आपके किस राज्य पर स्थित है। 4 राज्य आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सभी जानते हैं क्या होगा, उत्तराखंड की बात करेंगे। देखिए कंचनजंगा के बाद आपका दूसरे नंबर पर नंदा देवी चोटी आती है। पहली चोटी आपकी कंचनजंगा है, दूसरी आपकी नंदा देवी चोटी आती है। भारत के लेवल की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है आपका, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे या सह्याद्री की बात करेंगे। देखिए माउंट आबू की बात की जाती है तो आपके हम बात करेंगे किसकी, अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, पर्वतीय स्थल की बात करेंगे। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। तो अरावली कहाँ पर, किस राज्य पर है, राजस्थान राज्य पर स्थित है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली एक प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण को 2 भागों में बांटता है। अरावली सर्वोच्च पर्वत शिखर है सिहोरी जिले में। गुरु शिखर 1722 मीटर है जो कि माउंट आबू पर आपका स्थित है। अगला प्रश्न है नाथुल्ला दर्रा में पाकिस्तान स्थित है, नेपाल है, भूटान है, इंडिया है। तो नाथुल्ला दर्रा में
कौन सा देश में स्थित है, किस देश में स्थित है नाथुल्ला जो दर्रा है? तो नाथुल्ला दर्रा इंडिया की बात करेंगे। जी हाँ, नाथुल्ला जो दर्रा है इंडिया अर्थात भारत में ही स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। देखिए, भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को यह जोड़ता है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया है तथा वापस जुलाई 2006 में फिर व्यापार के लिए इसे खोल दिया गया था। ठीक है, तो कब बंद किया गया है? 1962 में, और फिर 2006 में फिर यह नाथुल्ला दर्रा को फिर से खोला गया था। भारत में के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली की या पूर्वी घाट की बात करेंगे। जी हाँ, सभी मित्र सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, एनर्जी बरकरार रखिए, सिलेक्शन का रास्ता बिल्कुल बरकरार है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ जो कहलाते हैं वह अरावली की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है। टोटल हम 25 प्रश्न करने जा रहे हैं, लगभग 20 प्रश्न कंप्लीट करने जा रहे हैं। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का नाम है, सवाना का, टैगो का या स्टेपेज का? देखिए, जो आर्कटिक मरुस्थल है किसका दूसरा नाम है? तो यह टुंड्रा का दूसरा नाम कहलाता है। जी हाँ, इस टुंड्रा प्रदेश में सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है। कम से कम 8 महीनों तक धरातल हिमाच्छादित रहता है, मतलब बर्फ के टुकड़ों से बिल्कुल, ठीक है, क्या रहता है? छाया रहता है। टुंड्रा प्रदेश उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया, आर्कटिक महासागर के द्वीपों में यह फैला हुआ है। 20वां प्रश्न साथियों, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश पर स्थित है? भारत, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान। तो आपने देखिए ऐसा शब्द तो भारत में हमने तो नहीं सुना है, आपने सुना हो तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो ड्रैकेंसबर्ग की अगर बात करें तो यह आपके दक्षिण अफ्रीका देश पर स्थित है। सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका की ऑरेंज और वाल नदियां ड्रेसबर्ग पर्वत से निकलती हैं और ये पश्चिम की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती हैं। और दक्षिण अफ्रीका में स्थित ड्रैकेंसबर्ग की खाने की हीरा सोने के लिए विश्व भर में यह प्रसिद्ध भी है। जैसे हमारे पन्ना प्रसिद्ध है, पन्ना जिला मध्य प्रदेश में, वैसे ही आपके ड्रैकेंसबर्ग की खाने जो है दक्षिण अफ्रीका में विश्व भर में आपके प्रसिद्ध हैं। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। थार का मरुस्थल, गोबी का, टकला का या काराकोरम का? जी हाँ, यहाँ पे एशिया की बात कर रहे हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल कहलाता है वह गोबी का मरुस्थल कहलाता है। और संसार का गोबी का मरुस्थल संसार का 5वां है और एशिया का पहला। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप के में जो है चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र और मंगोलिया के अधिकांश भाग पर यह फैला हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है। आई होप सभी प्यारे में अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को कमेंट कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? केन्या में, चिली में, कांगो में या लीबिया में है? जी हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड आपकी क्लास है। तो पृथ्वी पर सबसे शुष्क जो स्थान है किस देश पर है? वह आपके चिली देश पर है। चिली दक्षिण अमेरिका में एक इंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक लंबा और एक सकरा देश है। इस देश की जलवायु में विविधता देखी जाती है और विश्व के बृहद रेगिस्तानों में एक आटाकामा रेगिस्तान उत्तरी चिली में स्थित है और इसी कारण से यहाँ पर पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? मालाबार, कोंकण, कन्नड़ या उत्तरी सरकार? जी हाँ, चारों नाम आपने सुना होगा। तो गोवा के दक्षिण का जो पश्चिमी घाट कहलाता है वह मालाबार कहलाता है। जी हाँ, गोवा के दक्षिणी पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय भागों को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, कोंकण तट अगर पूछा जाए, कोंकण तट को की अगर बात करें तो महाराष्ट्र और गोवा के जो तटीय भाग हैं उनको कोंकण तट बोला जाता है, कोंकण। और आपके उड़ीसा के समुद्री के जो तटीय भाग हैं उनको उत्तरी सरकार बोला जाता है। जी हाँ, उड़ीसा के समुद्री तटीय भागों को उत्तरी सरकार बोला जाता है और महाराष्ट्र गोवा के तटीय भागों को कोंकण बोला जाता है और गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट है उसे मालाबार बोला जाता है। ठीक है, और जो कन्नड़ शब्द आपका ऑप्शन से वह कर्नाटक एक राज्य की भाषा है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को हमने बात कर लिया। आइए बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये दिया गया कि गोबी मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरेबिया में, मंगोलिया में या मेडागास्कर पर आता है? तो इसका एक भाग आपके मंगोलिया देश पर आता है। जी हाँ, यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी मरुस्थल जो है दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहाँ का तापमान 0 से 400 के नीचे तक चला जाता है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है। गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जल रहित स्थान या तटीय मैदान की बात करेंगे। गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से निकलती है? सभी कमेंट करके बताइए। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? सभी जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी गंगा नदी निकलती है और भारत की पवित्र नदी गंगा नदी के नाम से भी जानी जाती है। और आइए जान लेते हैं आप सभी के लिए आज का जो मॉक क्वेश्चन है क्या है, सभी को कमेंट करके बताना है कि भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से राज्य सम्मिलित हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं इनमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित है आपको कमेंट करके नीचे फीडबैक करके बताना है। और इस क्लास में आपको कैसी लगी? आई होप सभी प्यार में अच्छे तरीके से आपने समझा, जांचा, परखा और फीडबैक किया, जिस पर सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसके पहले हमने हिंदी पेडागोजी की क्लास शुरुआत कर दी है। भाषा, अर्जन और अधिगम से संबंधित हमने जो पूरे चैप्टर कवर किया है, जी हाँ, पूरे एक ही क्लास में हमने एक ही चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और ऐसे हम डेली करने वाले 60 क्वेश्चन हमने किया है पूरे चैप्टर से। और अगली क्लास फिर हम करेंगे बाकी EVS CDP बाल विकास की क्लास चल रही, ज्वाइन कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि आउट ऑफ 150 में से अगर 125 का स्कोर प्राप्त करना है तो ये सारे क्लासेज, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।